तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सी चीज़ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब देखो, यहाँ इस पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो बच्चे यहाँ पर बोट में बैठे हुए हैं। एक ये हो गया, एक ये इधर वाला हो गया। ठीक है, इसका नाम मोनू रख देते हैं, इसका नाम सोनू रख देते हैं। तो फर्स्ट वाले मोनू वाले केस में देखेंगे, मोनू वाले केस में नीचे यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें डायरेक्शन ऑफ बोट, एरो बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ बोट, यानी बोट जो है मोनू की वो इधर की तरफ जा रही है, राइट वर्ड्स, राइट की तरफ जा रही है। और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब पानी, स्ट्रीम का मतलब पानी, पानी किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, पानी भी हमारा राइट वर्ड से फ्लो कर रहा है। दोनों चीज़ें कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में है, दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन यानी जिधर पानी की डायरेक्शन है उधर ही मोनू की डायरेक्शन है, यानी बोट की डायरेक्शन है उसकी, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो जब दोनों एरो एक ही तरफ हों तो ऐसे केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ऐसे केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। वहीं अप स्ट्रीम सोनू वाले केस में क्या हो रहा है? सोनू वाले केस में ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्शन ऑफ बोट, बोट किधर जा रही है? लेफ्ट वर्ड्स, लेफ्ट की तरफ, एरो देखो ये। और स्ट्रीम किधर? पानी राइट की तरफ बह रहा है। तो एरो क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक इधर है दूसरा इधर की तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। पानी की तरफ किधर और जा रहा है और बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रही है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ऐसे केस को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है इंपॉर्टेंट, दैट इज कि ऑब्वियस है बोट की कोई ना कोई स्पीड रहेगी, बोट की कोई ना कोई स्पीड रहेगी। स्पीड ऑफ बोट, ये लिखा हुआ विजिबल है, स्पीड ऑफ बोट। ओके, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दो चीजें रहेंगी। ऐसे इस केस के अंदर भी बोट की अपनी रफ्तार रहेगी और पानी की अपनी रफ्तार। अब हम मोनो वाला केस देखें तो बोट की कोई ना कोई स्पीड रहेगी, ऑब्वियस है। तो मान लेते हैं बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड भी कोई ना कोई रहेगी। पानी एक जगह रुका हुआ थोड़ा ना है, पानी भी बह रहा है अपनी रफ्तार से, उसकी स्पीड y मान लेते हैं। तो अगर हम ये देखें कि टोटल मोनू की बोट किस स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये हम निकालना चाहते हैं। टोटल स्पीड, नेट स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट, फर्स्ट केस में यानी डाउन स्ट्रीम के केस में टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? एनीवन? एक बोट की रफ्तार है और पानी की रफ्तार है, तो इसकी मोनू की बोट कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही होगी? एक्स वाई कैसे हो सकता है? एक्स प्लस वाई, कॉमन सेंस की बात है। कोई एक आदमी भागा जा रहा है, या हम किसी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरह से, और उस पर इधर से कोई 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और एक दूसरा बच्चा आया, ये पहला बच्चा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, पीछे से एक दूसरा बच्चा आया, उसने इसको और जोर से धक्का दे दिया, उसने 3 न्यूटन की फोर्स और लगा दी। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर की तरफ कितने न्यूटन की फोर्स से जा रहा होगा? 8 न्यूटन से जाने लगेगा, क्योंकि दोनों ऐड हो गई। एक तो अपनी उसकी खुद की फोर्स थी और एक पीछे से और लगा दी गई। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, एक तो बोट की रफ्तार खुद की है, जिस स्पीड से ये मोनू बोट चला रहा है, एक तो वो रफ्तार है, और एक पानी की और आगे लग गई ऊपर से अलग, इसलिए टोटल स्पीड इसकी बढ़ के एक्स प्लस वाई होगी। तो डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। उसका कारण सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पानी की भी एक अपनी रफ्तार होती है, तो वो भी बोट को पुश कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि पानी की रफ्तार बोट की रफ्तार से हमेशा कम ही लेंगे। पानी की रफ्तार अगर एक्स है तो, या बोट की रफ्तार अगर एक्स है तो पानी की रफ्तार उससे कम होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अप स्ट्रीम के केस में वरना बोट आगे ही नहीं बढ़ेगी। अगर पानी की स्पीड बोट की स्पीड से ज़्यादा कर दी जाए तो हम अगेंस्ट द फ्लो नहीं जा सकते, जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा तेज़ी से धकेल रहा है। तो हमें पानी के अगेंस्ट जाना है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बोट की स्पीड को पानी की स्पीड से ज़्यादा रखना पड़ेगा, इज़न्ट इट?
तो इसलिए जो अप स्ट्रीम का केस होता है जिसमें हम अगेंस्ट दी फ्लो जा रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, इस केस के अंदर हमें बोट की स्पीड को पानी की स्पीड से ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी अपनी बोट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअल स्पीड, जो टोटल स्पीड निकल के आएगी इस केस के अंदर, डेट विल बी, अप स्ट्रीम वाले केस में टोटल स्पीड जो बोट की रहेगी वो क्या रहेगी, स्पीड की, हाँ, बोट की एक्स है और पानी की वाई है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, इजंट इट। सेम हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक बच्चा फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की इधर से, लेकिन एक दूसरा बच्चा इधर से आकर के 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, राइट वर्ड्स की लेफ्ट वर्ड्स, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट राइट वर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, इधर ज़्यादा तगड़ा बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है राइट वर्ड जाएगा, लेफ्ट वर्ड नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन क्या 5 न्यूटन की फोर्स से ही जाएगा? 3 न्यूटन से जाएगा, 5n माइनस 2n, 3 न्यूटन की फोर्स से ऑब्जेक्ट जाएगा राइट वर्ड्स, राइट की डायरेक्शन में, क्योंकि 2 न्यूटन यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए। ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ बोट के केस में हो रहा है। पानी की अपनी रफ्तार है, पानी क्या कर रहा है, बोट को इधर की तरफ धकेल रहा है, राइट की तरफ, किस रफ्तार से, वाई रफ्तार से। और बोट सोनू जो है वो इधर की तरफ चलाना चाह रहा है, राइट की तरफ, किस रफ्तार से, एक्स रफ्तार से। तो सोनू की बोट जो है वो इधर की तरफ बढ़ेगी, तो क्योंकि ये बोट की रफ्तार क्या है, ज़्यादा मानी हुई है पानी की रफ्तार से। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या होगी उसकी, टोटल स्पीड किस स्पीड से बड़ी होगी, एक्स माइनस वाई से, माइनस करके यहाँ पे हम निकाल पाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। ये सारी बातें सभी ध्यान रखेंगे, अभी इसका यूज जो है आगे क्वेश्चन के अंदर होगा। इसमें किसी का कोई डाउट? दोनों केस दिखाई दे रहे हैं, पहली लाइन में पहला केस हो गया, दूसरी लाइन में दूसरा केस हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन बना दूंगा मैं यहाँ पर, सॉल्व फिर बाद में खुद करना है। बोट की स्पीड पानी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा। अब केस 1, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ध्यान लगा के देखो, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्वेश्चन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, तभी फिर वो पक्का होता है। इस तरह क्वेश्चन सारे अग्रवाल में खूब सारे मिल जाएंगे, वहाँ से उनकी प्रैक्टिस करो। फर्स्ट केस के अंदर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितनी देर में हो रहा है काम, 10 घंटों के अंदर, 10 आवर्स। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहां पर फर्स्ट केस में पहले इसका निकाल लेते हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का। तो डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर, 30 अपॉन स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम में, x प्लस वाई कि x माइनस वाई। x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम में उल्टा जा रहे होते हैं हम पानी के। फिर प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 डिस्टेंस। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर जो लिखा गया है। तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, 44 किलोमीटर डिस्टेंस लिखा, अपॉन में स्पीड डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई होगी। ऐसा करने से कुल मिला के टोटल टाइम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में टोटल टाइम कितना लग गया, इज इक्वल टू 10 घंटों का। तो इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन में देखो यहाँ पर भी टाइम निकाला गया है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और नीचे ये स्पीड है अप स्ट्रीम के लिए, और यहाँ पर भी टाइम निकाला गया है। 44 अपॉन एक्स प्लस वाई करने से क्या आएगा, ये भी टाइम ही आएगा, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है
और नीचे हमारे पास स्पीड है, यहाँ से भी टाइम, तो फर्स्ट वाले यहाँ से भी टाइम आएगा, यहाँ से भी टाइम आएगा, तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो कुल मिला के टोटल टाइम कितना लगा वो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 10 आवर्स। इस तरह से इक्वेशन प्लॉट होती है। आगे सेकंड केस देखो, याद करो इसी तरह का क्वेश्चन कल सॉल्व कराया गया था। ये किस तरह की इक्वेशंस बन रही हैं? हाँ, सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड में इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन इन 13 आवर्स। 40 किलोमीटर अप और 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डाउन जाएंगे। ऐसा सब ये होगा 13 घंटों के अंदर, 13 आवर्स के अंदर। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ इज इक्वल टू में हमें टाइम लाना है 13, तो यहाँ पर भी टाइम निकाला जाएगा। तो 40 किलोमीटर के लिए, यहाँ के लिए 40 डिस्टेंस हो गया अपॉन में अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई, प्लस 55 डाउन स्ट्रीम, 55 डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया x प्लस वाई, यहाँ से भी टाइम आ जाएगा, और इक्वल टू 13। अगेन यही चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ नोटिस करने की है कि ये टाइम निकल गया, क्योंकि हमने डिस्टेंस को नीचे स्पीड से डिवाइड किया है। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास एक टाइम आने वाला है। इस तरह यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस को 55 किलोमीटर डिस्टेंस को x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, ऐड करके डिस्टेंस बाय स्पीड किया है। अगेन यहाँ से टाइम आने वाला है, और दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ रहा है 13 घंटों का टोटल टाइम। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कैसे करना है, तो कल बताया था एज्यूमिंग मेथड। इसी ये जो अभी हमने किया, ये एग्जांपल नंबर 19 है इसी एक्सरसाइज का। तो इसी एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जो कल कराया गया था, जिसकी वीडियो भी अवेलेबल है, सेम उसी तरह से एज्यूमिंग मेथड से इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे लंबा चलेगा ये कैलकुलेशन में, उसको सभी अपने आप करेंगे, नोट करो।